Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the second session of the OSCE and OSFI. This was the slide जहाँ पे हमने previously end किया था कि कौन कौन सी possible situation हो सकते हैं जो मिसाल के तौर पर ये नीचे एक लिस्ट जो दी गई है. But before going to this list, थोड़ा सा हम previous session हमने discuss किया था उसके हम थोड़ा सा revision करें कि हमने क्या क्या discuss किया. So we started from the acronym of the OSCE and OSPI. What does it mean? उसके बाद हमने एजेंडा पर बात की कि हम बात करेंगे about the format of the OSCE, purpose of the OSCE, advantages and disadvantages of the OSCE, the development principles पर और training observer पर and the scoring consideration पर. अभी हम development principles पर हैं. ये तीन ऑलरेडी हो चुके हैं एंड वी आर इन दिस वन एंड ये दो एज वेल एज ऑस्पी जो है इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे. पहले सेशन में हमने फिर इनिशियल एजेंडे पर बात की डिटेल के साथ. फिर उसके बाद जो हम पर्पस पर पीछे रह गए वो भी हमने डिस्कस किया. आफ्टर दैट हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की तरफ आए. डिटेल के साथ हमने कहा कि कौन कौन सी ऐसी बेनिफिट्स मिलते हैं आस्की से जो हमें ट्रेडिशनल वे या प्रैक्टिकल एग्जाम से नहीं मिलती. और हमने फिर इसके डिसएडवांटेज पर भी बात की कि इसके ड्रॉबैक्स एंड लिमिटेशन कौन कौन से हैं. After that, we discuss the reliability as well as somehow validity and also discuss the different factors which will influence the reliability of the OSCEs. इसके बाद जो है हम थर्ड एजेंडे पर आ गए कि भाई डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं और किस तरह जो है हम ये बनाएंगे. तो हमने स्टार्टिंग जब भी बात की कि जब हम OSCE स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए. तो इस पर हमने इस स्लाइड में डिस्कशन की. एंड देन रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास बीइंग ए टीचर जो हम अपने सब्जेक्ट को OSCE लेंगे तो वी शुड हैव द ब्लूप्रिंट व्हिच इज एक्चुअली द मैनेजमेंट ऑफ द मेनी पैथोलॉजीज रिलेटेड टू द असेसमेंट आइटम्स. इस पर हमने बात की. ये टू हम फॉर्मेट डिस्कस की कि हमने कहा कि सिस्टम बेस्ड भी हो सकती हैं डिसिप्लिन बेस्ड भी हो सकती हैं और दिस इज देन एन एग्जांपल ऑफ ब्लूप्रिंट फॉर एन OSCE. एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे आ गए थे कि कौन कौन सी पॉसिबल सिचुएशन जो हो सकते हैं. सो मिसाल के तौर पर वी आर गोइंग टू असेस द कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी. सो देयर वुड बी अ स्टेशन इन व्हिच देयर विल बी अ टेलीफोन कन्वर्सेशन. सिमिलरली काउंसलिंग हो सकती हैं जिसमें जो मॉडल वहाँ पर बैठा होगा दैट वुड बी अ ट्रेन स्टैंडर्डाइज्ड पेशेंट. ब्रेकिंग बैड न्यूज़ विच सिंपली मीन कि जब कोई ऐसी न्यूज़ हो जिनका ताल्लुक पेशेंट के साथ हो और वो कोई बैड आउटकम हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर फेलियर ऑफ ऑल द ड्रग्स, देयर इज़ नो रिस्पांस टू द ड्रग, या जो पुअर प्रोग्नोसिस या इससे कोई जो पेशेंट की डेथ है ये हम किस तरह जो हो तो इसको हम कहते हैं ना ब्रेकिंग द बैड न्यूज़. तो ये जो है किस तरह करेंगे. सो देयर मे बी स्टेशन जिसमें एक ट्रेन एसपी बैठा होगा स्टैंडर्ड पेशेंट और इसको आप किस तरह किसी भी बैड आउटकम को समझाएंगे बैड न्यूज़ जो है किस तरह उसको आप ब्रेक करेंगे. रीडिंग सेंट्रल वेनस पेशेंट किस तरह आप रीड करेंगे तो उसकी स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होगी और फिर उसकी रीड आप किस तरह करेंगे. नॉर्मल को आपको पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट जो है. और तो ये एक हो सकती है इस तरह. if the student have to insert a tube inside the mouth or nose to the trachea for intubation. तो वहाँ पे क्या सिचुएशन होगी क्या इक्विपमेंट होगी तो ये वहाँ पर एक्सटेंशन हो सकता है. सिमिलरली एक्सेशन बायोप्सी किसी भी एनिमल स्किन से उसने कोई टिश्यू रिमूव करना है ताकि उसकी बायोप्सी हो सके. उसकी इक्विपमेंट कौन कौन से हैं तो ये वहाँ पर फिर रखने चाहिए होनी चाहिए एक्सटेंशन होना चाहिए. Another possible station is there is a specific form, suppose consent from the patient. किस तरह उसको कंप्लीट करना है. अब एक नंबर ऑफ फॉर्म्स जो है ये हो सकते हैं वहाँ पर और किस तरह इसको फिल करना है स्पेसिफिक टाइम. सूचरिंग जो है वहाँ पर एक कीड़े हो सकती हैं एंड देयर वुड बी सम लाइक सिमुलेटेड होगा जिसमें वो सूचरिंग करेगा. असेंबलिंग इक्विपमेंट आईवी इन्फ्यूजन सिट किस तरह वो इंसर्ट करेगा किस तरह वो इन्फ्यूज करेगा.
ट्रैक्शन इक्विपमेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज पेशेंट होने चाहिए, एंड देन बैंडेजिंग मैसेज दैट द मैसेज ऑफ द क्रीप बैंडेज। तो ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट कंपिटेंसीज हैं जो हम एज अ टीचर चेक कर सकते हैं इन द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ हेल्थ साइंसेज। और ये जस्ट एग्जांपल, एक लिस्ट है पॉसिबल स्टेशन की इन दॉस की। यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉलेज हम इतना चेक नहीं करें जितना कि हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इश्यूज रिलेटेड टू द पेशेंट चेक कर रहे हैं, यानी क्लिनिकल इश्यूज जो हैं ये हम उसकी असेस कर रहे हैं। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग स्टेशन हो सकते हैं और मुख्तलिफ क्वेश्चनर जो हैं दैट मे बी यूजफुल इन दैट फॉर दैट एस्पेक्ट। लेकिन इसमें ये है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए जिसकी ज़्यादा अहमियत ना हो, क्योंकि वहाँ पर चूँकि टाइम इशू होता है, एक स्पेसिफिक टाइम में उन्होंने कंप्लीट करना है इस हिस्ट्री टेकिंग को। सो दैट्स वाई द इम्पोर्टेंट वन और जिनकी जो ज़रूरत है वो हमको होनी चाहिए। कुछ सजेशन क्वेश्चन इस तरह होनी चाहिए कि व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर योर डायग्नोसिस। आप इस डायग्नोसिस पर पहुंच चुके हैं एंड यू हैव डिसाइडेड दैट दिस इज दैट डायग्नोसिस, सो सपोर्ट योर दिस डिसीजन। किस तरह आप इसको, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, किस बेस पर आप इस डायग्नोस को आपने डिसीजन है कि दिस इज दैट डायग्नोसिस, तो यू हैव टू राइट दैट। व्हाट अदर फैमिली मेंबर्स माइट हैव द सेम प्रॉब्लम, फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप जो है क्वेश्चन तब ये हो सकते हैं। गिव टू कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन वुड यू विश टू लिस्ट। ऐसे पेशेंट के सिम्टम के बेस पर कौन से दो ऐसे बेस्ट टेस्ट है जो आपके डायग्नोसिस, जो आपके प्रोविजनल डायग्नोसिस या आपके डायग्नोसिस में, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपकी हेल्प करेगी। सो दैट इज टू मस्ट टू डू टेस्ट कौन कौन सी होंगी जो अर्ली और अर्ली ऑप्शंस में आप इसको करेंगे। व्हाट अर्जेंसी वुड यू गिव दिस पेशेंट्स प्रॉब्लम। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड इफ यू रिव्यूड द पेशेंट एक्सरे व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी। आगे जो है इसके आपकी डिसीजन क्या होगी। तो ये हिस्ट्री टेकिंग में डिफरेंट सीडीएम के हो सकते हैं, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन हो सकते हैं। So these are just suggestion for the different history taking or the subjective examination stations. Similarly, there may be a procedure station like examiner and assistant need to train for this station and don't forget the details. और ये ऐसा होगा कि जिसमें एक सपोज एक प्रोसीजर है तो प्रोसीजर ऑब्वियसली एक असिस्टेंट ने, एक टेक्नोलॉजिस्ट ने हेल्प करना है फिजिशियन को, थेरापिस्ट को। तो एज वेल एज वहाँ पर एग्जामिनर भी होगा, तो दोनों जो है उसको सीनियर का पता होनी चाहिए एंड दे शुड बी ट्रेन, और उनको तमाम डिटेल का पता होनी चाहिए। और ये जो डिफरेंट टास्क हो सकते हैं दैट माय बी द रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स कॉमनली फाउंड, इक्विपमेंट हो सकते हैं, डोंट जस्ट असेंबल, यूज द इक्विपमेंट टू डू समथिंग लाइक make a CVP measurement. Candidates often hesitate at these stations, push them on without prompting. Always know the time left. A large wall clock with a second hand, the 5 minutes एक टाइमर, ये बहुत ज़रूरी है कि उनको एक अलार्म टाइप की भी इतने टाइम जो है इनका वो हो रहा है, टाइम इज रनिंग, इतना टाइम हो चुका है, और उनको टाइम का पता हो कि टाइम जो है इट्स रनिंग और कितने टाइम रह चुका है। तो ये प्रोसीजर स्टेशन थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं, उसमें इक्विपमेंट्स की डिपेंडेंसी पर है, क्या है एप्लीकेबिलिटी है वहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनाएंगे उसके जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट सब के सब अवेलेबल होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से पहले ये बात मतलब रखनी चाहिए जहन में कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसके जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स है, क्या वो हमारे पास इधर अवेलेबल है कि नहीं है। सो दैट्स वाई प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेरियर के लिए मीटिंग्स होनी चाहिए, एक सर्वे होनी चाहिए। तो ये तमाम जो है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द आस्की कि हिस्ट्री टेकिंग हो सकते हैं, प्रोसीजर स्टेशन हो सकते हैं, एंड इनमें मिक्स भी हो सकते हैं, इवन रिटर्न भी आप उसमें आप एज डाल सकते हैं। मतलब जैसे इसी इसमें ऐसी कोई इशू नहीं है कि आप रूल हार्ड फास्ट एंड रूल है कि भाई नो that all of them they should have the patient best, all of them they should be standardized patient, and there should be no couplets, there should be no written. So that may be there is acceptability of all these various forms of the OSCE stations. Physical examination station that relate to different physical objective examination, and the student have to do a procedure to diagnose
or to do an examination. In this, the student should have to be watched very closely and listen very carefully, because inspection and hearing them may help them in the making the diagnosis, gathering up the data and information from these objective examination. So for them, inspection and listening, that's very important. Prompt only as a last resort, not as a continuing commentary to reaffirm what is being done and lead to the next part of exam. Again, there should be no repetition of question. There should be a single question, और वहाँ से जो आंसर आ जाती हैं तो उसको दोबारा से जो कंफर्म करने की कोशिश जो है नहीं करनी चाहिए. वहाँ पे is that mean that is the last resort. Only hand equipments when asked, just to avoid that consumption of extra time. Reassure and make certain the candidate knows what she is going to do. Ask for that information. उनसे जो है ये होना चाहिए कि they should be sure कि what they are going to do. As if they are unclear and there is some ambiguity in that what they are going to do, so they will do a wrong task and the time will waste, because there will be specific time, there will be no extra time for that activity. And if they are unclear regarding what they have to do, then obviously they will have negative marking for that. The next is the feasibility of it. This is very necessary, as we discussed previously slide, that when the expert subject species, they are going to construct question, they should check the equipments, they should check the other requirements, as well as they should check the space. If they are going to arrange 20 stations and there is no space in which there will be 20 stations will be arranged, so there should be keep in mind earlier than the conduction of asking that how many station, how much time, and which content and which not only the equipments but all other requirements like the table and chair, the examiners, as well as the bell, the buzzer, as well as the stopwatch and wall clock and the wall. That's all are very important. So these all came into the under the umbrella of the feasibility. It is a reasonable task to expect the candidate to perform. It is important. ये relevant है कि नहीं है, ये according to the outcome है कि नहीं है, कि level की है कि नहीं है, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये as expert जो है ये decide करनी चाहिए और इसको इस पर गौर करनी चाहिए. Can the task be examined in ASCII station? Match clinical situation as closely as possible. Some tasks may require simulated patients, so it should be make it sure that there would be availability of the simulated patient. Some tasks may require mannequins, so mannequins are available or not. The mannequins mean that simply a jointed model which can be used. Just simple way we can say that these are just those models जो किसी भी आप गवर्नमेंट शॉप में चले जाए, वहां पर आपको विंडो में कुछ स्टैचू नजर आएंगे जिस पर डिजाइन करदा जो ड्रेस है ये जस्ट शो के लिए दिखाने के लिए जो है वहां पर शो पीस के तौर पर रखा जाता है, तो उसको दैट स्टैचू एक्चुअली नोन एज द मैनिकन, और मैनिकन्स मेडिकल टर्म में ये है simply it is a very common word used in the OSCE in which that mean models, different models that may be a complete body or that may be a limb, that may be as some combination of all the different systems. So these mannequins and these models, their availability should be checked before going to construct some items. If there is a question and the required mannequin that is not available, so obviously that will be then a hard situation to control. Some tasks simply can't be examined in this format, and that's why they should be assessed, they should be constructed by the expert and such specialist professionals. Can tasks be performed as time allowed? It should be very carefully assessed and checks the number of questions, that if a task is possible in 10 minutes, so there should be 10 minutes for that. And if the station time is not more than 5 minutes, so then such task
that should be not listed in the items list. Check equipment helpers that particularities all, and these all are coming under the umbrella of the feasibility. And that's why it is one of the drawback of this is that this is administration of this test is very complex, and it's a very time consuming as well as a huge resource. Not that huge resource, but it's costly as compared to the other traditional practical exams. Congruence is the station testing that you want as to test. It means this is the corresponding, that is that similarity between what is intention, what is intent to be tested, and what is going there in reality. So this is actually, if there is matching, if there is congruency in that, so that will be obviously high, valid, and reliable exam. So is the situation testing what you want it to test? And station construct describe what station is testing. So it should be decided before start of that OSCE. A station constructs this station tests the candidate's ability to, and then there should be explicitly and very clearly a mentioning of that statement about what that station would assess and which components would be assessed of the student. Ensure that all the parts of the station there should be coordination between them, that maybe there coordination between the candidate instruction and then the marking schedule, the examiner instruction, simulated patient instruction, and the equipment. ये 5 चीज जो आइटम्स हैं इसमें बहुत क्लियरली जो है एग्जामिनर के लिए भी इंस्ट्रक्शन, हर एक क्वेश्चन हर एक स्टेशन पे एग्जामिनर के लिए इंस्ट्रक्शन होगी अबाउट हाउ टू मार्क, और उसकी एग्जामिनेशन की जो डिफरेंट गाइडलाइंस होंगी उसमें ज़रूर मेंशन होगी. एट देन हम आपके साथ एक पहले सेमेस्टर के लिए जो एक बनाई गई एक ऑस्पी है, नॉट ऑस्की बिकॉज दिस इज एनाटॉमी और इसके लिए बनाई गई थी. सो उसको हम एक सैंपल डिस्कस करेंगे कि हाउ instructions, what we mean from the candidate instruction and what we mean from the examiner instruction. Candidate instruction के लिए इसमें से जरूर इंस्ट्रक्शन ये है कि उसको टाइम का उसमें पता होगा कि भाई कितने टाइम में इसको फिल करना है, उसने ड्रा करना है, उसने उठाना है, उसने चेक करना है, क्या करना है, उसने लिखना है, और डिटेल के साथ लिखना है, क्या लिखना है. तो ये थोड़ा सा इसमें इंस्ट्रक्शन होगी. एग्जामिनर को एग्जामिन करने की इंस्ट्रक्शन होगी और फिर उसके मार्किंग के लिए भी चेकलिस्ट और अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन होगी. Stat circumstances are outpatient clinic, ward A and E, GP surgery है, general practice. Specify the task required of the candidate. For example, take a history, perform a neurological examination of the legs, diagnosis. So clearly, there should be स्टेटमेंट होनी चाहिए कि वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए वहाँ पे. Specified tasks not required if there is some components which are relevant to the that task but they are not required there in this time. So ये उनको कहना था कि उनकी एक्स्ट्रा जो जरूरी नहीं है, जो जिनका असेसर जो है वो नहीं चाहता कि उसके बारे में पूछे, तो उसको लिखना चाहिए कि ताकि उसका टाइम जो है ये ज़ाया ना हो. Instruct on summing up till the patient till the examiner. तो ये सबमिशन जो है ये भी उसको उसमें इंस्ट्रक्शन जो है लिस्ट में होनी चाहिए. So this is one of the example कि किस तरह जो है उसको इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए और हर एक की कंपोनेंट की कितने मार्क्स क्या क्या कंपोनेंट उसमें है. There is a book which is known as the OSCE book. Many books they are available, but this one is the one of the comprehensively and most commonly used book जिसमें बहुत डिटेल के साथ डिफरेंट सैंपल स्टेशन जो है और उसकी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस दी गई है. लेकिन हर एक स्टेशन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए एक इन एवरी OSCE. ये एक स्टेशन है और इसकी स्टेटमेंट इस तरह का टेक्स्ट ये है कि एट दिस स्टेशन देयर इज मैनेकिन, an observer, examiner, and various equipment, and adds to facilitate the catheterization of the mannequin. Throughout, give a commentary about. अब ये important, these are the instruction कि वो करेगा क्या, यानी इंस्ट्रक्टर तेरा स्टूडेंट के लिए कि what and why you are doing, and the examiner will also ask you questions. So it means कि the question answer session जो है ये इसका हिस्सा है. The mannequin represent a 65-year-old man with urinary retention and
how the students, how you as a teacher, a doctor, how as a physician, you as a healthcare professional, आप उसके मैनेकिन में catheterization किस तरह करेंगे. तो इसके 8 marks होंगे. Then there is a question, what size catheter would you use for a 25-year-old man instead of the 65-year-old? So simple short answer लिखना है that size, and that would उसका एक बार. Why is a full bladder dull to percussion? Again, the answer would be just short, 1 line or 2 line, as it is carrying just 1 mark. While there should be each and every step of the catheterization should be that may be the relevant to the psychomotor domain, or that may be relevant to the affective domain. Similarly, there may be the instruction में time का भी बहुत जरूरी है, that there is 5 minute reading time. उसके reading आपके लिए reading की 3 minutes हैं और बाकी इतने टाइम में आपने इसको हल करना है. So ये भी उसमें है कि कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन में उसकी रीडिंग जो है कितने टाइम में उसने रीड करना, कितने टाइम में उसको ये कंडक्ट करना है, टोटल टाइम उसके लिए कितनी है. Until an ASCII begins, candidate stress is high, therefore provide instruction for the exam conduct and think through the unlikely, for example the power failure. ये पहले से आपको क्या ज़हन में रखना चाहिए कि जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है आ सकते हैं, सो हाउ टू डील विद देम, ये पहले से जो है इंस्ट्रक्शन में ये होनी चाहिए, पहले से जो है ये एक प्लान उसके लिए होनी चाहिए. And obviously don't forget to have the clear signs. Examiner instruction, ensure that they have a copy of the candidate instruction as well as provide specific instruction appropriate to the task. उनके पास भी कुछ होनी चाहिए जिसमें different instruction होंगी regarding the observation of this task, regarding the marking of this task. उसके पास पूरी instruction होनी चाहिए. So do not prompt, explicit prompts are managing the equipment. ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको just have to observe the task. सिमुलेटेड पेशेंट इंस्ट्रक्शन, ये स्पेसिफिक ट्रेन पेशेंट होते हैं जो वहां पर बैठे होते हैं, एंड दे आर जस्ट एक्टर्स एंड दे हैव टू एक्ट एंड दे हैव टू शो लाइक पेशेंट. उनको किस तरह के सिम्टम्स होंगे ये पहले से उनको समझाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, एंड दे शुड बी रिक्वायर्ड टू इफेक्टिवली ट्रेन, ताकि ये तमाम स्टूडेंट के लिए जो है एक यूनिफॉर्म प्रेजेंटेशन दे सके, ताकि reliability of the test जो है ये मुतासर ना हो. So give as much detail as possible so they can be consistent, और ये बहुत ज़रूरी है consistency, ताकि throughout the test हर एक स्टूडेंट के लिए uniform assessment हो. Try to leave as little as possible for them to ad lib जितना वो चाहते हो as their desire. Give enough information to enable them to answer question consistently and be specific about effect in each role. हर एक रोल में हर एक में उनको जो है उनको स्पेसिफिक होना चाहिए. And specify patient demographics, gender, age, ethnicity, social class, ये तमाम जो है पहले से जो है that should be given भी होनी चाहिए और ये यूनिफॉर्म भी होनी चाहिए. मार्किंग्स की जो है ये मतलब हर एक कंपोनेंट की जो मार्क्स है उसी के मुताबिक उसको मार्क्स देनी चाहिए. एंड अगेन द एग्जामिनर्स की जो इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन के गाइडलाइंस के मुताबिक उसको मार्किंग करनी चाहिए. So it should be ensured to marks are allocated for tasks the candidates are asked to perform and decide relative importance of the diagnosis was the process. जैसे मिसाल के तौर पर history taking examination, diagnostic procedure and other etc. Equipment, there should be explanation and all the required equipment should be present there. Think of the other required items as well, like the bench, couch, table, chairs, some specific mannequins when they are necessary, the medical equipment, just for example, the stethoscope, the thermoscope, the suturing material, etc., the spigometer. So that's all should be present available there. So this is another text, an example illustration. If we just write that there is some instruction and then detail of all the equipment we should be there, and then so the detail are there shall be 2 male urinary mannequins placed at the station.
and one technical support staff available to clean the mannequin and other equipment before reuse. It mean new student जब आ जाता है तो उसके लिए सब कुछ क्लियर होनी चाहिए. So it mean there should be an assistant there. कोई भी जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ में से हो. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये एग्जामिनर के लिए हैं, because student have to शिफ्ट टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड उसने इस स्टेशन को लिफ्ट करना है. और न्यू स्टूडेंट जब इधर आएगा तो उसके लिए ये सब कुछ रेडी होगा. तो ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जामिनर की कि उनके पास इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है उनको ये इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो, ये असिस्टेंट की अवेलेबिलिटी हो, उसको क्या क्या करना है. सो देयर शुड बी 2 male urinary mannequins placed at the station and one technical support staff available to clean the mannequin and other equipment before reuse. The mannequin should be placed on the examining couch. There should also be a table where equipment can be laid out, and the technician shall also maintain order on this table. The equipment shall be from the following list. यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, there are 13 items in these equipments in which there is some different saline हो सकती है, water की quantity होनी चाहिए, syringes होनी चाहिए, kidney dish होनी चाहिए, gloves होनी चाहिए, swabs होने चाहिए, different. यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हर एक स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होनी चाहिए. So the observer examiner shall have a clipboard and a box to put his completed mark sheet. तो ये just जो है instructions है, उस preparation है किसी भी स्टेशन की, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जामिनर के पास होनी चाहिए, और ये सब कुछ रेडी हो तब जाके जो है द स्टूडेंट हैव टू सिट देयर एंड टू उसको जो टास्क है वो उसको फिर वो टास्क परफॉर्म करेगा. So final word, redesigning station, use your blueprint, be clear what you are testing, define the construct and pilot for the feasibility. ये तमाम चीजें जो हैं ब्लूप्रिंट पहले से होनी चाहिए, एक फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन जो है आस्क की गई हैं वहाँ पे उनको पूछी गई हैं, शामिल की गई हैं, उनके लिए जो रिक्वायर्ड आइटम्स है, जो मैनिकन्स है, वहाँ पर जो इक्विपमेंट्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर उनके लिए कुछ चाहिए तो सब के सब जो है अवेलेबल है या नहीं है. तो ये एक सर्वे होनी चाहिए. इसके अलावा जो क्वेश्चन किए गए हैं ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को पढ़ाए गए हैं, उनके लर्निंग आउटकम्स में शामिल हैं कि नहीं है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आस्की जो है ये होनी चाहिए. ये हमारा था कि how we can develop the ASCII items, how can we can develop the ASCII questions as your developmental principles थी. Now the next agenda is training the observers. So training of the observers is very necessary, as if they would be trained, so obviously they will be reliable results. Reliability उसकी थोड़ी सी high होगी. So examiner must understand the principle of ASCIIs. They have some experience from their previous career about the conduction of the ASCIIs. Training enhances inter-rater consistency. As we discussed earlier, there are two types of consistency or reliability. One is known as the intra-rater reliability, and the other is the inter-rater reliability. Inter-rater reliability means if there is similar result when a test is used, when a measure is taken by different raters, different examiners, but still the results is similar, the findings, then that would be inter-rater. इंटर-रेटर का मतलब है कि एक एग्जामिनर है वो बार बार जो है एक मेजरमेंट ले रहा है किसी भी इक्विपमेंट से, तो एक एग्जामिनर अगेन एंड अगेन बार बार जो है डिफरेंट टाइम्स पे रोल ले रहा है और सेम रिजल्ट आ रहा है, तो इट मीन जो है इट इज इंटर-रेटर कंसिस्टेंसी या इंटर-रेटर रिलेबिलिटी. मिसाल के ऊपर आसान सा एग्जांपल हम देंगे कि देयर इज अ वेइंग मशीन जो डिजिटल वेइंग मशीन है, और एक एग्जामिनर वो वेट चेक करता है एक स्टूडेंट की, सही है, फिर ये सेम स्टूडेंट की दोबारा चेक करते हैं, फिर चेक करते हैं, और तीनों में अगर सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं तो दिस इज द इंट्रा-रेटर रिलेबिलिटी.
अब अगर ये है कि इफ देयर इज सिंगल पर्सन, और एक ही टाइम पे जो है उनका वेइंग किया जाता है, फिर डिफरेंट एग्जामिनर्स दे हैव टू रीड द वेट, तो फिर और उनमें सिमिलरिटी हो तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटर रेट हो जाएगा। अगर फाइंडिंग्स जो है किसी भी टेस्ट जो है ये अगर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स है तो फिर तो देयर इज जो इंटररेटर है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी विल रीड द सेम वेरी विच इज प्रेजेंट देयर। बट इफ द टेस्ट इज सब्जेक्टिव टेस्ट जिसमें फाइंडिंग्स जो है ये सब्जेक्टिव है, विच डिपेंड ऑन द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट, और इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो वहां पर फिर ऐसी जो है ये इंटररेटर की बहुत इन्फ्लुएंस है, बहुत जरूरी है कि देयर शुड बी हाई इंटररेटर रिलायबिलिटी। तो ये ट्रेनिंग क्या करती हैं, ये अगर ट्रेन उनकी जो कंडक्टिंग द आस्की है ये उनको तजुर्बा है, उनको ट्रेनिंग दिया गया है, सो ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम अगर वो कोई भी एग्जामिनर वहां पर हो, so there will be no difference in the result in assessment and measurement, so there will be inter-rater consistency। जनरल ट्रेनिंग भी उनको होनी चाहिए कि प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस क्या है अबाउट द आस्किंग, एंड स्टेशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग में कि हर एक स्टेशन पे जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो है उसको अंडरस्टैंड भी होनी चाहिए, और उस पर उसको किस तरह उस पर पर्टिकुलरली जो है अमल करना चाहिए ये भी उसको थोड़ा सा इसको ट्रेन किया जाए, ब्रीफ करना चाहिए। Examiners should train together, watch videos and score performances, practice with live station, compare rating and discuss marking inconsistencies। इससे क्या होगा, उनकी ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग हो जाएगी। Training examiners, this potential source of error and loss of reliability is solvable, but it must be planned। और ये जो ट्रेनिंग है अगर नहीं होगी ट्रेनिंग एंड द पर्सन इज अनफेमिलियर टू द प्रोसीजर, सो ऑब्वियसली उसकी जो रिलेबिलिटी है वो लॉस होगी। सो ट्रेनिंग जो है दैट मस्ट टू एनहांस एज वेल एज टू मेंटेन द रिलेबिलिटी ऑफ दिस ऑस्की। और इसकी सेलिबिलिटी जो साल मैनेजमेंट क्या है कि इफ वी वांट टू अवॉइड द लॉस ऑफ रिलेबिलिटी, so there should be a plan for the conduction of this OSCE। सारे जो एग्जामिनर उनको एक ही टाइम पे सेम टेक्निक के साथ ट्रेन होना चाहिए टुगेदर। रिजॉल्व इनकंसिस्टेंसी, इफ देयर आर इनकंसिस्टेंसीज तो इसको रिजॉल्व करना चाहिए, और इसीलिए जो है इन सब के लिए मॉक स्कीम जो है कंडक्ट करना चाहिए ताकि उनको पता चले कि वेयर एंड एट विच एस्पेक्ट which they have some limitation or drawbacks, और इन इनकंसिस्टेंसी जो है उसको फिर उसको डिस्कस करना चाहिए। इवन यूज एग्जाम्पल स्टेशन एंड कंप्लेंट्स एंड डिसिप्लिन जो है इसका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए ताकि रेडेबिलिटी जो है ये बरकरार हो, मेंटेन। यूजिंग स्टैंडर्डाइज पेशेंट एज मार्कर्स, ये बहुत रेयर होता है, बट हो सकता है कि आपकी जो स्टैंडर्डाइज पेशेंट है इफ दे आर नोन टू हाउ टू मार्क, सो दे कैन बी द एग्जामिनर एज वेल। इट मीन द एग्जामिनर इटसेल्फ जो है वो खुद जो है एज अ स्टैंडर्डाइज पेशेंट हो सकता है। तो एसपीस कैन एक्ट एज द एग्जामिनर बट विल नीड ट्रेनिंग। Good correlation with the expert observer, there is a high correlation, usually use checklist as well when they are SPs, if they are examiners, so they will use the checklist. And this is the evidence when the taking standardized patient-based examination to the next level, teaching and learning medicine is the general land. So ये जो है वहाँ पर assessment of clinical skills with the standardized patient. So अब आते हैं towards our next agenda, which is the scoring consideration. स्कोरिंग कंसंट्रेशन पर हमने पहले डिस्कस किया था कि दो आइटम्स जो टेक्निक्स है जिसके जरिए स्कोरिंग की जा सकती है, वन इज द चेकलिस्ट स्कोरिंग, द अदर इज द ग्लोबल रेटिंग स्कोरिंग। ग्लोबल रेटिंग में एक डिफरेंस ये है चेकलिस्ट और इसमें कि चेकलिस्ट में ओवरऑल जजमेंट नहीं होती, उसमें सिर्फ उन टास्क जो उसने करना है इंडिविजुअल टास्क के मार्क्स होते हैं, जबकि ग्लोबल रेटिंग स्केल में ओवरऑल उसकी जो टास्क है उसको जजमेंट किया जाता है कि उसने अच्छा किया, बुरा किया, इट वाज एवरेज, इट वाज मतलब एक्सेलेंट था, या उसने बिल्कुल जो है गलत किया। तो ये ओवरऑल जजमेंट भी इसमें शामिल होती है, उसमें इस तरह की सब कंपोनेंट्स डिवीजन इतनी नहीं होती। तो ग्लोबल रेटिंग स्केल भी जो है ये भी यूज होती है एंड चेकलिस्ट भी यूज होती हैं।
वेटिंग जो है ये जो इसकी क्वेश्चन है उसकी आंसर जो है, इसकी स्कोरिंग जो है उसकी मार्क्स के मुताबिक होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है उसकी ब्लूप्रिंट की जो वहाँ पर उसकी परसेंटेज है लर्निंग और उसके मुताबिक होनी चाहिए। स्टैंडर्ड सेटिंग होनी चाहिए। स्टैंडर्ड सेटिंग आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस फॉर द स्टैंडर्ड सेटिंग। अच्छा, ये जब चेकलिस्ट यूज किया जाए तो उसकी भी एक अपनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो व्हेन एग्जामिनर इज यूजिंग a checklist, so this using of checklist help examiner know what station designer are looking for। कि जो जिन्होंने स्टेशन बनाया है, जिन्होंने स्टेशन कंस्ट्रक्ट किया है, एक्चुअली उनको क्या चाहिए। सो उनको और सब कंपोनेंट जो इस एक्टिविटी को उन्होंने ब्रेक किया होगा ना, 2 3 4 कंपोनेंट्स में, और हर इस कंपोनेंट को फिर अलग अलग मार्क्स भी दिए होंगे, तो उसकी वेटेज की भी पता चल सके। भी सपोज जैसे प्रीवियसली अगर हम देखें, उसमें से टोटल मार्क्स दिया हुआ 10, बट वहाँ पे एक एक्टिविटी जो है उसको दिए गए 8 मार्क्स, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है उसको 1 1 मार्क दिया गया। सो दिस इज द वेटिंग एज वेल एज ये उनको चाहिए, तो ये जो है उनको चेकलिस्ट में उनको प्रोवाइड किया गया है। हम आगे इंशाल्लाह एक सैंपल के तौर पर आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह चेकलिस्ट जो है हर एक स्टेशन के लिए बना सकते हैं। Similarly, it also helps examiner to be very objective, as they will be less biasness scoring, उसमें objectivity होगी, and there will be a uniform and consistent scoring for all, and this is one of the biggest advantage कि इसमें से जो स्कोरिंग होगी वो कंसिस्टेंट होगी और ऑब्जेक्टिव होगी, तो दैट्स वाई बायसनेस की चांसेस कम होंगी। फैसिलिटीज यूज ऑफ नॉन एक्सपर्ट एग्जामिनर, इफ अगर आपने इसको कंटेंट वाइज और जस्ट डन यस नो और इस तरह चेकलिस्ट पहले से आप हाथ में थमा दे देते हैं, तो अगर एग्जामिनर है वो एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट नहीं है, फिर भी जो है उसको एग्जामिनर जो है आप इसको इसको एग्जामिन कर सकता है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, उसको आप एज एग्जामिनर यूज कर सकते हैं थ्रू दिस चेकलिस्ट। Disadvantage: reward primarily process thoroughness, may not sufficiently reward exceptional candidate, um, ignores examiner expertise as this is the advantage as well and disadvantage as well। अगर किसी के एक्सपर्टाइज नहीं है उस सब्जेक्ट की तब भी एग्जामिनर हो सकता है, और अगर वो एक्सपर्ट है तो भी उसकी कोई फायदा नहीं है ड्यूरिंग द यूज ऑफ चेकलिस्ट। सो ये जो है उसकी जो एक्सपीरियंस है, उसकी जो नॉलेज है रिगार्डिंग दैट, ये उसको इग्नोर कर दिया, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होती। ग्लोबल स्कोरिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज भी ये हैं कि ये इसमें बिकॉज दे हैव टू जज द कंप्लीट परफॉर्मेंस, so that's why the person should be expert of that subject, the person should be expert of that domain। तो जो डोमेन ऑफ इंटरेस्ट है, ये अगर वहां पर वो एक्सपर्ट बंदा नहीं है तो ग्लोबल रेटिंग जो है उसके लिए यूज नहीं कर सकता, बल्कि बायस होगा। इफ ए पर्सन इज बजाते खुद उसको उसकी डिटेल का नहीं पता, एक्सपर्ट नहीं है, तो किस तरह वो एज अ होल जजमेंट करेगा कि दिस इज एक्सीलेंट, बॉटम लाइन पे करेगा कि ये बॉर्डर लाइन पे है, ये पास है, ये फेल है, मतलब। तो दैट्स वाई इसकी एडवांटेज ये है कि ये it utilizes the expertise of examiner previously। that was the advantages of the checklist कि जिसमें expertise of the examiners को ignore किया जाता है if they are using the checklist, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी expertise जो है उसको utilize किया जाता है to assess and to judge as a whole activity of that student। Examiners are in position to make a global judgment about the performance, while that is not possible through the checklist। Disadvantages: examiners have to be expert examiner. Um, Again, they should be not only trained, but they have some expertise of this subject and some experience and detailed knowledge and higher qualification for that subject as well. Examiner must be familiar with the expected standards for the level of the test, obviously, and this is one of the disadvantage. For the global rating, we have to keep in mind all these requirements. So this is scoring method. Suppose the complete exam is up 2 marks. It is a reasonable alternative उसकी 1.5 marks है। Significant omission जो है उसके 1 mark है, and weak or poor है।
ये जो है उस कंपेयर उसमें वीक और पुअर की भी उसकी स्पेसिफिक मार्क्स है, सिग्निफिकेंट ओमिशन की 1 है। तो ये डिफरेंट जो है एक उसकी मार्क्स दी गई हैं, सही। So this is one of the method of scoring. दिस इज स्टेशन और इसके एग्जामिनर मार्कशीट है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज दिस इज एग्जामिनेशन, एक टास्क है जिसमें स्टूडेंट ने लोकल एनेस्थीसिया जो है वो देना है। तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट के फिर उन्होंने उसकी कंप्लीशन और करेक्ट तरीके से उसको मार्क्स हैं कि उसने ग्लोविंग ग्लव्स पहने हैं कि नहीं है, स्किन प्रिपरेशन उसने की कि नहीं की। तो उसकी अगर नहीं किए तो 0.0, और अगर कम मैक्सिमम मार्क्स जो ये 2 हैं, और इसको उसको वो मार्क करेगा। फिर प्रिपरेशन ऑफ द सिरिंज उसकी अपनी मार्क्स होंगी। फिर चॉइस ऑफ जो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है वो कौन सा है, और सिरिंज लोड किस तरह करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया किस तरह करता है, और डिस्पोजल फिर करता है कि नहीं करता। तो ये हर एक की होंगे, और इसके टोटल जो स्कोर होगा ये सपोज 8 होंगे, और हर एक की फिर 2 स्कोर होंगे, और इसको फिर 0.0, 0.51, 1.52, और एट द एंड जो है ये जजमेंट भी होगी कि ये पेशेंट जो है ओवरऑल फेल है, बॉर्डर लाइन पे है, या ये जो है पास है। So note the borderline method at the bottom. There should be a space for the comments. लेकिन comments obviously एक expertise के लिए होनी चाहिए। और ये जो है अब यहाँ पे अगर हम चेकलिस्ट की बात करें, so this is not a checklist. चेकलिस्ट में there is no such thing failed and comments and the borderline. बस उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के आगे जो स्कोर लिखना होता है। अच्छा, वेटिंग क्या मतलब, इन चेकलिस्ट सम आइटम्स मे बी वेटेड मोर देन अदर्स, and again if this is the issue then just make it a very complicated. Some components that will carry maximum marks, the other will carry less marks. So to make it very simple, there should be uniform marks to all the components. इसकी division इस तरह होनी चाहिए कि सब equal marks मिले। Make no difference to very good and very bad candidates can enhance the discrimination at the cut score. स्टैंडर्ड सेटिंग जो है इसकी कोई इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी इस तरह गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, इंगफ मेथड हो सकता है, ई बिल हो सकता है, बुक मार्क मेथड हो सकती हैं। सही है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन दैट कुड बी क्राइटेरिया रिप्लेसमेंट इन ऑफ देम। अदर भी स्टैंडर्ड सेटिंग हो सकते हैं। सो देयर आर और हर एक की जो डिफरेंट मेथड्स है, बुक मार्क है, ई बिल है, या जो इंगफ, इनकी लिटरेचर में सबकी जो है प्रोज एंड कॉन्स मौजूद है। लेकिन अमंग देम द बेस्ट स्टैंडर्ड सेटिंग जो है ये इंगफ है, ये होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर जो है। इसकी बोथ बेनिफिट्स एडवांटेजेस ये सुपीरियर है एज कंपेयर टू द अदर वन, ए बिल एंड द बुक मार्क। नाउ बिफोर गोइंग टू कंडक्ट एन आस्क की उससे पहले प्लानिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। Why it's important to have some meetings and to have that explicitly detailed planning and comprehensive planning to enhance and to maintain the reliability and validity of the test. Ask a team plus administrator, identify the physical space and make up a map of rooms and order of station. Match the blueprint with station design. Ask a team. आज की टीम में कौन कौन हो सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, एज वेल एज एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी होनी चाहिए। एंड इफ द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट दे हैव सम प्रॉपर एजुकेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, जस्ट लाइक ये सीएचपी जो आप कर रहे हैं, सो दिस इज द मेडिकल एजुकेशन, सो देन देयर इज इवन नो नीड ऑफ a separate subject specialist of the medical education. डेडलाइंस उसके लिए होनी चाहिए। कलेक्ट किसके लिए, जिसकी जो क्वेश्चन सबमिशन के लिए, चेकलिस्ट सबमिशन के लिए, एग्जाम इस डेट को होगा, स्कोरिंग उसी दिन होगी, कंपाइलेशन उस दिन होगी, मार्क सबमिशन, इन सब के लिए जो है डेडलाइन होनी चाहिए। कलेक्ट ड्रॉप्ड स्टेशन एंड रिव्यू, वहाँ पर फिर उनसे सैम्पल क्वेश्चन आइटम्स लेनी चाहिए, और फिर एज वेल एज along with the checklist and all, collect all needed materials, label and store them safely। हर एक स्टेशन पे उसको जिस जगह पर होनी चाहिए, टेबल पर, काउच पर, या वहाँ पर उसको होना चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन, ये सारी तैयारी जो है
होनी चाहिए, वहाँ पर वॉल क्लॉक होनी चाहिए, स्टाफ वॉच जरूरी है, एग्जामिनर के पास जो स्टाफ सपोर्टिंग स्टाफ में से कोई हो जो जितनी जब भी ये टाइम कंप्लीट हो जाती है, सपोज हर एक स्टेशन की 3 मिनट या 5 मिनट जो कंप्लीट हो जाए उसने जो बजर कन बजाना है, बिल बजाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं स्टेशनरी उसमें आती हैं, टेबल एंड चेयर्स आते हैं, क्लिप बोर्ड एग्जामिनर के लिए, उसके लिए बॉल पॉइंट्स होने चाहिए, अदर पेपर जितने भी रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एज वेल एज देयर में भी उसके लिए जो रिक्वायर्ड, मतलब जो सपोज पानी पीने के लिए वहाँ पर जग गिलास ये होनी चाहिए, ताकि इसमें कोई ये ना हो एग्जामिनर अपनी वो सब कुछ हो। तो इट मीन कि बहुत कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो आप उस ना भी हो तो आप यू कैन अरेंज देम, लेकिन ये जो स्टेशनरी है, टेबल एंड चेयर्स है, इक्विपमेंट्स है, मैनिक्विन्स हैं, स्टैंडर्डाइज पेशेंट है, ये चेकलिस्ट है, ये तमाम की तमाम जो है डेट ऑफ एग्जाम जो है उससे पहले पहले जो ये होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 1 to 3 मीटिंग ऑफ ऑल दिस। और ये मीटिंग डिपेंड करते हैं कि अगर पहली मीटिंग में ये सब कुछ जो है रेडी है तो इवन देयर इज नो नीड ऑफ, बट इफ देयर इज सम लिस्ट नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है, उसकी सर्वे नहीं है कि भाई ईच एंड एवरीथिंग इज ओके फाइन, स्पेस की सर्वे नहीं है, तो ये सेकंड एंड थर्ड मीटिंग की भी जा सकती है। Administer OSCE, analyze results, open item analysis, and modify the station if necessary for the next administration. Administrator जो administer of the OSCE usually examination department से कोई बंदा हो सकता है, जबकि examiner जो है मोस्टली ये subjects के relevant होनी चाहिए। So that was all about objective structure clinical examination. थोड़ा हम अब डिस्कस करेंगे about the objective structure practical examination. इसकी बहुत सारे aspects जो है they are very similar to the OSCE, but one thing is different among them कि OSCE जो है basically अमूमन ये basic sciences subjects में लिया जाता है, जबकि OSCE जो है ये clinical sciences में लिया जाता है। सो OSCE जो है ये बेसिक मेडिकल साइंसेज के लिए होती है, मल्टी स्टेशन मल्टी टास्क प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, रिफ्लेक्ट द ऑब्जेक्टिव्स, कंस्ट्रक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी होती है, हाई होती है, सेट एन एप्रोप्रिएट लेवल, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई थ्योरी, नॉट ए सीरीज ऑफ एमसीक्यूज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट प्रैक्टिकल स्किल्स, चेक द ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। इसके अलावा जो है रिलेटेड टू दैट बेसिक मेडिकल साइंसेज जो है क्लिनिकल स्किल या क्लिनिकल सीनियर जो है आप वो भी एज अ टीचर चेक कर सकते हैं। Why an OSCE format better coverage than a practical examination? Do not need multiple sets of equipment, ideal for integrated curricula, more reliable and in terms of training doctors more valid, usually cheaper than a practical exam, share the same psychometric pluses and minuses as the OSCE. Consider this particular station regarding the basic medical sciences using a microscope। वहाँ पर आप स्लाइड रख देते हैं एंड स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्लाइड है इसको आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें, देखिए और फिर लिखिए वहाँ पे कि ये स्लाइड में जो है माइक्रोस्कोप के लिए वहाँ पर इसको क्या नजर आया उसने उसको फिर लिखना है। एनालिसिस करने हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री ये यूरिनालिसिस के बारे में, जो CBA है द कास्ट जो एनालिसिस इसकी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ये हिस्टोपैथोलॉजी किस तरह ये करनी है। अप्लाइड एनाटमी वहाँ पर स्टैंडर्डाइज पेशेंट हो सकते हैं, एक्सरे हो सकते हैं, और एक्सरे में इनको क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सरे जो आपके सामने है इसको देखें, रीड करें और फिर इंटरप्रेट करें कि इट्स नॉर्मल एक्सरे और एबनॉर्मल एक्सरे, और अगर एबनॉर्मल है तो कौन सा कंडीशन है, विच साइन इज प्रेजेंट, और ये क्या डायग्नोसिस क्या है। Measurement, BMI, lung function test, the blood pressure, all these can be there, just like in physiology you can have measurement, ये जो blood pressure किस तरह measure किया जाता है तो ये वहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है सैड रूम प्रोसीजर जो है उसके बारे में होनी चाहिए। ECG रीड सम रिकॉर्डिंग, वहाँ पर कुछ ECG अगर रखी जाती है कार्डियोवैस्कुलर जो एनाटमी है या कार्डियोवैस्कुलर स्पेसिफिक फिजियोलॉजी में, जो कार्डियक साइकिल या वहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी में ECG उनके सामने होगा एक सैंपल, एंड देन दे हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज
which abnormality is present there, which कौन सी wave जो है ये abnormal है, कौन सी wave normal है. So they had to identify the abnormal and abnormal waves and the abnormal and normal findings in that ECG. Elementary clinical skills जो ये जरूरी है, जो वेरी बेसिक जो clinical skills हैं ये उसमें होनी चाहिए. तो ये इस तरह की just an examples है, suggestion for the critical stations of the basic medical science in the OSPI. And that was the end of today's lecture. Hope you have understand what we mean from the OSCE, what we mean from the OSPI. There is procedure wise they all are similar, लेकिन content wise दोनों change हो सकते हैं, as well as यहाँ पे जो equipment clinically इतनी equipments नहीं होंगे as वहाँ पर होंगे. Mannequins की इतनी ज़रूरत नहीं होती in the एसपी में. और अगर एसपी में अगर मिलने की जरूरत होती है तो मोस्टली एनाटॉमी में होती है कि देन दे हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स. लेबलिंग वहाँ पे अगर हो जाए कि भाई वहाँ पर कुछ वन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पर 1 2 3 लिखा जाता है, एंड देन दे है उसी सीक्वेंस से उन्हें लिखना है कि जो मैनिकन है, जो मॉडल है, वन जहाँ पर लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर, तो उन्होंने उसको लिखना है. या विच आर्टरी या विच वैन जो है इस दियर वहाँ पर उसकी नंबरिंग होगी तो उस वेन्स या आर्टरी को या नर्व को उसने आइडेंटिफाई करना और लिखना है, तो ये उसको आसपी में रजिस्ट्रेशन हो सकती है. थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू.